हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि फैंग एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था। वहां पर वो लोगों को बिजनेस के बारे में और अपनी सक्सेस के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। और यहाँ पर वो हिडन वर्ड्स में चेंजी का भी जिक्र कर जाता है। कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस से ज्यादा मुश्किल उन स्पेशल पर्सन्स को संभालना होता है जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन चेंजी बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में बैठी हुई थी, मानो उसकी नजर में इन बातों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। उसने कुछ भी फील नहीं करा था। फिर हमें दिखाते हैं कि ऑफिस में हर कोई अपना अपना प्रपोजल तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था। सब लगता था कि इतना थक गए हैं जितने अपने 4 साल की डिग्री प्रोग्राम में भी नहीं थके थे। जबकि उधर चेंजी और उसकी टीम भी एक नया आइडिया लाने के लिए बहुत ज्यादा सोच रही थी। और यहीं बैठे बैठे उन्हें अपने एक ओल्ड मेंबर की वजह से क्लिक हो जाता है कि वो लोग अपनी कंपनी की एप्लीकेशन कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट्स करेंगे जिसकी वजह से वो ओल्डर पीपल के लिए यूजर फ्रेंडली हो जाएगी। और इसके साथ साथ इस एज ग्रुप को टारगेट करके वो लोग अपने कस्टमर्स को भी बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा उन्हें मीडिया कवरेज भी मिलेगी। अब सब भाग लेने वाले ग्रुप्स अपनी अपनी प्रेजेंटेशन जूरी के सामने प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर चेंजी का आइडिया सबको बहुत पसंद आया था और उसके बाद जूरी अपना फैसला कर लेती है। थोड़ी देर बाद बोर्ड पर नंबर्स अनाउंस हो जाते हैं और पता चलता है कि पहले नंबर पर एक और ग्रुप आया है और चेंजी का ग्रुप दूसरे नंबर पर आया है। लेकिन फिर भी चेंजी अपनी अचीवमेंट से बहुत खुश थी। फैंग चाहे जितना भी उससे प्यार करता हो, लेकिन वो हमेशा इक्वालिटी और जस्टिस को सबसे आगे रखता था। वो उन सबको कांग्रेट्स करता है और जल्द ही उन लोगों को सेकंड प्राइज भी मिल जाएगा। ये सुनकर चेंजी काफी खुश थी। वैसे भी उसके पैसे की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी थी सर्जरी के लिए, क्योंकि उसे स्पॉन्सर मिल चुका था। यहाँ पर कोलीग्स आपस में पार्टी के लिए एक दूसरे से डिस्कशन करने लगते हैं। लेकिन उस टाइम पर फैंग बिल्कुल अकेला फील करता है जब उन्होंने मैनेजर को तो इनवाइट किया था लेकिन सीईओ को इग्नोर कर दिया था। अब वो बेचारा बिल्कुल एक हारे हुए देवदास की तरह से पड़ा हुआ था। और तो और उसने मैनेजर यू को भी अपने साथ रोका हुआ था कि तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम, तुम अकेले वहां नहीं जा सकते, मुझे इन्वाइट नहीं किया तो तुम कैसे जाओगे। लेकिन आंटी चिंग यू को तो जबरदस्ती वहां से भेज देती हैं और उसके बाद फैंग को कहती हैं कि तुम्हें इतना ही बॉदर कर रहा है ये सब तो तुम खुद ही चले जाओ। लेकिन उसका कहना था कि वो इडियट्स मुझे इनवाइट करना कैसे भूल सकते हैं और बिन बुलाए तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर उसे घर पर बैठे भी चैन नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उठकर चला जाता है और कहता है मुझे यू का अच्छे से पता है, वो जल्द ही ड्रंक हो जाएगा, उसे वहां कौन संभालेगा, मैं उसे पिक करने के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली बहाना तो चेंजी थी। अब वो जैसे ही उस पार्टी वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो पता चलता है कि सारे कोलीग्स उसे देखकर बहुत शर्मिंदा हो गए हैं कि बॉस को तो हम बुलाना ही भूल गए। वो भी कह देता है कि मैं तो यू का पता करने आया हूँ। वो जल्द ड्रंक हो जाता है, लेकिन ड्रंक तो कोई और वहां पर हुआ था और वो थी चेंजी, जो उस टाइम पर ड्रंक होकर फैंग को ही कॉल मिला देती है। वो उसके सामने खड़ा उसकी कॉल उठाता है। वो उससे कहती है तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो, हर जगह पहुंच जाते हो मेरी परवाह में, ऐसा क्यों है। वो बोल देता है ये इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और सबके सामने उसने अपना लव उसे कन्फेस कर दिया था। यहाँ पर चेंजी उससे कहने लगती है कि तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो, मैं तो प्यार के काबिल ही नहीं, मुझे तुम्हारे अलावा मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी मुझे नहीं चाहता। मेरी मम्मी भी, मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे छोड़कर मेरी बेस्टी के पास चला गया था और मेरी बेस्टी ने भी मेरे साथ चीट किया। वो बेचारी अपने सारे दुख निकाल कर रख देती है और साथ ही साथ बहुत सैड नजर आ रही थी। आज पहली दफा ड्रंक होकर उसने अपने दिल की बहुत सारी बातें बोली थी। अब वो वहां से उठकर घर जा रही थी कि यहाँ पर फैंग उसका सर टकराने से बचा लेता है और फिर उससे कहने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। चेंजी ड्रंक होकर कह रही थी कि मैं सोना चाहती हूँ, मैं शायद सपना देख रही हूँ, मुझे तुम सामने क्यों नजर आ रहे हो। और ये सुनते ही वो उसे अपने कंधे पर लीन करा लेता है और उसके बाद सारे कोलीग्स जो इस सीन को एंजॉय कर रहे थे वो उनको वार्निंग दे देता है कि तुम में से किसी ने कुछ सुना। वो सब कह देते हैं हम तो ड्रंक थे बॉस। लेकिन वो कहता है कि अगर किसी ने गलती से सुन भी लिया है तो ये याद रखो, अगर ये बात आउट हुई तो मैं उस बंदे को फायर कर दूंगा। ये सुनते ही सभी डर जाते हैं और वो अपनी चेंजी को वहां से कैरी करता हुआ ले जाता है। रास्ते में वो बहुत शोर मचाती है, कहती है कि मैं थ्रो करना चाहती हूँ, मुझे वॉमिट हो रही है। वो जगह जगह बेचारा स्टॉप लेता है उसके घर तक जाने से पहले। यहाँ पर वो उससे दिल की बहुत सारी बातें भी करती है। वो कहती है कि मेरी मम्मी ने ही तो मुझे कहा था कि वो मुझे ओलंपिक्स में देखना चाहती है, वो अपने सपने मुझसे पूरा कराना चाहती थी और यही मेरी लाइफ का ड्रीम बन गया। अब जब मेरा ड्रीम बन चुका है तो मुझसे वो क्यों ये ड्रीम छीनती है, क्यों मुझे ताइक्वांडो में वापस नहीं आने देती। लेकिन यहाँ पर फैंग कहता है कि चाहे कोई भी तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ।
मैं हमेशा तुम्हारे लिए चीयर करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं चाहता तो तुम गलत हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन जब वो उसके साथ कंधे पर सर रखकर लेटी हुई थी तो वो बस यही सोच रहा था कि मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। और फिर उसे ले जाकर उसके घर में लिटा देता है, उसके बेड पर। यहाँ पर वो देखता है तो उसके स्टडी टेबल पर उसे वही अपने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वाली अपॉइंटमेंट की चिट दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि अगले दिन ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रही थी, एक्चुअली से मुझसे सिंपथीज हो रही थी, मतलब ये भी मेरी केयर करती है। इतने में उठ बैठती है और अपने नी को हॉट कंप्रेसर लगाना चाहती थी क्योंकि ये उसकी रूटीन थी, ड्रंक हुए भी नहीं भूली थी। यहाँ पर फैंग उसे लिटा देता है और उसकी हेल्प करता है, उसके नी पर हॉट कंप्रेसर रखकर। वो उसकी काफी देर तक सेवा करता है उसके पास बैठे हुए। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर। ऑफिस में बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि चेंजी का बैकग्राउंड क्या है, वो ताइक्वांडो की कितनी बड़ी प्लेयर थी। अब जैसे ही चेंजी ऑफिस में आती है वो लोग इग्नोरेंट बनने लगते हैं और उन्हें याद आता है कि बॉस ने कहा था कि कुछ भी उल्टा सीधा मुंह से निकाला उसे फायर कर दूंगा। तो वो सभी अनजान बन जाते हैं। वो पूछती है मुझे किसने कल घर छोड़ा था, उसे कुछ भी याद नहीं था। वो कहती है मैं श्रिम्प्स खा रही थी वाइन वाले, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। इतने में फैंग भी आ जाता है। वो बहुत खुश था कि फाइनली मैंने कन्फेस कर दिया है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि चेंजी को सब कुछ ब्लैक आउट है, उसे कुछ याद नहीं कि कौन वहां आया था, किसने उसे घर छोड़ा है, तो वो बहुत सैड हो जाता है। सोचता है कि इतनी हिम्मत करके इतना कुछ किया, लेकिन इन दी एंड ये सारा कुछ, लेकिन मेरा इतना पैशनेट सा कन्फेशन भी एक बाउल ऑफ वाइन श्रिम्प के सामने हार गया। अब जानसी उसके ऑफिस में आती है उसकी कॉफी लेकर, तो वो उसके सामने एकदम स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करने लगता है। कोशिश तो ऐसे कर रहा था कि बिल्कुल नॉर्मल दिखे, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट सी थी कि काश चैंजी को सब याद होता जो भी मैंने कल उसे बोला था। अब चैंजी जब अपने डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि मिस्टर फैंग आए थे, मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट ली थी तुम्हारे बारे में बात करने के लिए, और जाते हुए ये भी कह गए थे कि चैंजी को मत बताना, एक्चुअली वो तुम्हारी बहुत केयर करता है, क्या वो सिर्फ तुम्हारा बॉस है। ये सुनकर तो चैंजी भी हैरान रह जाती है कि फैंग उसकी इतनी केयर करता है और उसकी सर्जरी को लेकर उसने बहुत सारी बातें डॉक्टर से डिस्कस की थी। अब चैंजी मैनेजर यू के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि फैंग क्यों गया था डॉक्टर के पास मेरी सर्जरी की बात डिस्कस करने के लिए। तो वो कहता है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है और तुम्हें पता है, और ये जो प्राइज वाला कंपटीशन उसने रखवाया था वो भी तुम्हारे लिए रखवाया था कि शायद तुम विन कर जाओ और तुम्हें कुछ प्राइज मनी मिल जाए, क्योंकि वैसे तो तुम उससे पैसे एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन तब से वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया है जब से तुमने उसकी स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट की है। फिर हमें आंटी चिंग के स्कूल का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर वही बदतमीज वाले स्टूडेंट की मम्मी उससे भी बड़ी बदतमीज और घटिया इंसान थी। वो वहाँ पर एक झूठा तमाशा लगा देती है और कहती है कि टीचर चिंग मेरे बच्चे को बुली करती है, उसे डिप्रेशन देती है, इवन कि उसे मारा भी है। वो चाहती थी कि चिंग उसके सामने झुके, उसे सॉरी करे, लेकिन इससे पहले कि चिंग उनको सॉरी करती, यहाँ पर लिन और उसके साथ साथ फैंग भी पहुंच जाते हैं, जो कि आंटी चिंग को ये सब करने से रोक देते हैं। चिंग भी हिम्मत लेती है और स्टैंड लेती है, कहती है कि मैं सही और गलत में फर्क जानती हूँ, गलत के सामने मैं नहीं झुकूंगी, इसलिए अब ये इशू स्कूल के बोर्ड में चला जाएगा जहाँ पर इसकी इवैल्यूएशन होगी। अब आंटी चिंग काफी अपसेट थी। यहाँ पर दूसरा टीचर जियांग जो उन पर क्रश रखता था वो भी उनकी साइड लेता है। अब फैंग वहाँ से जाते हुए आंटी को अपने साथ घर तक ड्रॉप करने के लिए नहीं लेकर जाता, बल्कि जाते जाते लिन को कहता है कि ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया था, जाओ और अवेल कर लो इस अपॉर्चुनिटी को। अब लिन आंटी चिंग को अपने साथ एक वंडरलैंड में ले जाता है अपनी बेटी के बहाने, और वहाँ पर वो लोग काफी इंजॉय करते हैं। आंटी चिंग का मूड थोड़ी देर बाद काफी सही हो गया था। यहाँ पर वो लोग मिलकर शूटिंग भी करते हैं और यहाँ पर लिन चिंग को निशाना लेना भी सिखाता है, जिसके एंड पर उसने एक क्यूट सा टॉय भी विन किया था। इतने में वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रो रही थी क्योंकि उसका बैलून ऊपर ट्री में जाकर अटक गया था। यहाँ पर लिन हेल्प करता है चिंग की, उसे कैरी करता है ताकि वो बैलून नीचे लेकर आए, और ये सीन काफी रोमांटिक हो जाता है। चिंग पहले तो लिन के बारे में इस तरह से नहीं सोचती थी, लेकिन अब लगता है कि उसे भी कुछ कुछ फीलिंग्स आने लगी हैं। अब जब फैंग ऑफिस में आता है तो चैंजी उसे आकर बताती है कि मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है, नेक्स्ट वेडनेसडे मेरी सर्जरी है। फैंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, बल्कि मैं ही तुम्हें लेकर जाऊंगा। लेकिन जब वो ऑफिस से बाहर चली जाती है तो उसे याद आता है कि सर्जरी के बाद इसे तो रेस्ट टाइम चाहिए होगा, और पता नहीं कितने दिन ये ऑफिस में ना आए, शायद ये मेरा ऑफिस भी छोड़ दे, ये ताइक्वांडो क्लब को ही ज्वाइन कर ले। वो सोचने लगता है कि कहीं मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। लेकिन फिर उसे यही ख्याल आता है कि प्यार तो सैक्रिफाइस मांगता है, बेशक मुझे ये ना दिखे, लेकिन इसके सपने पूरे हो, मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात है।
फैंग ने नोटिस किया था कि आंटी चिंग बेशक ऊपर से बहुत स्ट्रांग दिखाती हैं, लेकिन वो अपनी इस कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत परेशान है स्कूल वाले इशू को लेकर। अब फैंग लिन से कांटेक्ट करता है और उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे कहता है कि बेशक तुम मेरी आंटी चिंग को परसू करना चाहते हो, तुम्हें इजाजत है, लेकिन चैंजी की भी नेक्स्ट वीक सर्जरी है और मैं ही उसका ख्याल रखने जाऊंगा, इस रास्ते में तुम भी नहीं आओगे। लिन कहता है बिल्कुल ठीक है, अगर तुम मेरी सिस्टर चैंजी की केयर करते हो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर कल को तुमने उसे हर्ट किया तो ये याद रखना मैं ही हूँगा जो सीधा तुम्हारी नोज पर पंच करूंगा। और यहाँ पर वो उससे पूछ लेता है कि क्या तुम शियांग को जानते हो। एक्चुअली वो उसके डैड थे, लेकिन फैंग बिल्कुल स्ट्रेंजर बन जाता है और इनकार कर देता है। एक्चुअली लिन को पता चल चुका था कि फैंग ही मिस्टर शियांग का बेटा है, पर वो अपने डैड से बहुत नफरत करता था, वो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता था। वो लिन से कहता है कि आंजा मेरे सामने और मेरी आंटी के सामने इस रिपोर्ट को या इस इश्यू को नहीं लेकर आना। अब घर आकर वो आंटी को काफी छेड़ता है और कहता है कि लगता है आपकी लाइफ में लव वाला स्टार आ चुका है। देखिए एक तरफ लिन आपके पीछे पीछे चलता है और दूसरी तरफ आपका कोलीग जियांग भी, आप किसको चूज करने वाली हो। और आंटी तो बस शर्मा कर वहां से चली जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लिन ने चिंग के दिल के तार हिलाए थे और उसे आज बार बार उसी का ख्याल आ रहा था। इवन कि जब वो सोती है तो भी वो एक बहुत ही अजीब सा सपना देखती है और सपना काफी हॉट था। अब सुबह उठते ही आंटी को ख्याल आता है कि मुझे ये सपना इसलिए आया है क्योंकि फैंग ने कल लिन के बारे में उल्टी सीधी बातें मेरे माइंड में घुसा दी हैं। वो ऊंचा सा फैंग को गुस्से में पुकारती हैं और बस उनकी चीख सुनते ही फैंग डर जाता है, उसका हाथ कांपता है और शेव करते हुए बेचारे को कट आ जाता है। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है ताकि ब्लड देखकर बेहोश ना हो, लेकिन उसका कट देखकर आज चैंजी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो फर्स्ट एड लेकर जाती है अंदर उसके ऑफिस में और उसको बैंडेज लगाने लगती है। सारे लोग उनको देख रहे थे और इसी सीन को एंजॉय करने के लिए वो लोग भी कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं कि शायद उन्हें किसी जगह से कुछ दिखाई दे जाए या कुछ सुनाई दे जाए। चैंजी यहाँ पर फैंग से पूछती है कि तुम्हारा हेमोफोबिया यही ब्लड का डर है ना जिसकी वजह से तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो। वो कहता है हाँ कुछ ऐसा ही है, लेकिन अभी तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आज चैंजी को पहली दफा फैंग के लिए लगता है कुछ फीलिंग्स आ रही थी। अब उसके बाद वो उसके हेमोफोबिया के बारे में उससे डिस्कशन करने लगती है। कहती है कि तुम्हारी लाइफ में एक डिजास्टरस डे आया था, उसी इंसिडेंट के बाद से तुम्हें हेमोफोबिया हुआ है ना, तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल होगी। आज फैंग उससे पूछता है कि जब तुम्हारी सर्जरी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा कंपटीशन भी हो जाएगा, तो क्या तुम उसके बाद वापस आओगी। चैंजी उसे क्या आंसर देती है ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।